मैं अबला नादान नहीं हूँ, दबी हुई पहचान नहीं हूँ। मैं स्वाभिमान से जीती हूँ, रखती अंदर खुददारी हूँ। जी मैं आधुनिक नारी हूँ। इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत है आपका करियर कंचन में। कौन कहता है कि नारी अबला होती है? कौन कहता है कि लड़कियों को सपने नहीं देखना चाहिए? कौन कहता है कि शादी के बाद लड़कियों की दुनिया छोटी होकर मात्र घर परिवार तक सिमट जाती है? कौन कहता है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम होती है? कौन कहता है कि बेटी पराई धन होती है? आइए इन तमाम पूर्वाग्रहों को ध्वस्त करती हुई बिहार वित्त सेवा की पदाधिकारी रानी कुमारी से मिलते हैं, जिन्होंने बीपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में सफल होकर ऑफिसर बनने का सपना पूरा किया और उन तमाम दलित, गरीब और ग्रामीण समाज की लड़कियों के सामने रोल मॉडल और प्रेरणा स्रोत के रूप में उभर कर महिला सशक्तिकरण की जो मिसाल पेश की है, वह उन लड़कियों के लिए एक मार्गदर्शन है, एक सबक है और एक उम्मीद की किरण है, जो अपने सपने को पंख लगाना चाहती है, जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है और जो सिविल सेवा में अपना करियर बनाना चाहती। बिहार सरकार के अंतर्गत बिहार वित्त सेवा में असिस्टेंट कमिश्नर पद पर पदस्थापित रानी कुमारी का जन्म 1990 में पटना सिटी में हुआ था। गरीब मध्यम वर्ग से ताल्लुक रखने वाले रानी कुमारी के पिता ने इनकी ग्रेजुएशन पूरी होते ही इनकी शादी जमुई जिला के सुदूरवर्ती प्रखंड चकाय के प्राची गांव में कर दिया और यहीं से इनकी सफलता की कहानी प्रारंभ हुई। पति से प्रेरणा पाकर बीपीएससी की तैयारी करने लगी और दूसरे प्रयास में इन्होंने बिहार वित्त सेवा जैसे महत्वपूर्ण पद पर सफलता पाकर समाज के तमाम सारे लड़कियों और महिलाओं के सामने एक एग्जाम्पल सेट किया, जो यह समझते हैं कि विवाह और शादी के बाद महिलाओं के लिए कुछ करने के लिए रह नहीं जाता है। तो आइए हम मिलते हैं रानी कुमारी से। रानी जी, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी के पद पर चयनित होकर आपने जो गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल किया है, इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं यह जानना चाहूँगा कि आपका सफलता का मूल मंत्र क्या था? मेरी सफलता का मूल मंत्र है सर कठिन परिश्रम, मजबूत इच्छा शक्ति और लगातार सतत प्रयास। सिविल सेवा में करियर बनाना है, इस दिशा में कब से सोचना प्रारंभ किया था आपने? मैंने सिविल सेवा की तैयारी अपनी शादी के बाद 2015 से शुरू की है, जिसमें मेरे पति ने मेरा काफ़ी सहयोग किया। उन्होंने ही मुझे इस सर्विस के बारे में बताया कि मुझे इस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए और मैं ये कर सकती हूँ। एक महिला के लिए सिविल सेवा की तैयारी करना और उसमें सफलता के क्या मायने हैं? एक महिला के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है सर, क्योंकि एक महिला पर परिवार का बोझ रहता है, जिम्मेदारी रहती है। उसके साथ किसी सरकारी या सिविल सर्विस जैसे सरकारी जॉब में जाना बहुत ही। विवाहित महिला के लिए समाज की अपेक्षा रहता है कि वह अपने पारिवारिक दायित्वों का भली भांति निर्वहन करे और पारिवारिक दायित्वों में बाल बच्चे का पालन पोषण हो गया, घर वालों का सेवा शुश्रूषा करना, देखभाल करना। तो ऐसे में आप क्या कठिनाई महसूस करती हैं और कितना उसके लिए लक्ष्य को पाना आसान है एक विवाहित महिला के लिए? एक विवाहित महिला के लिए तो लक्ष्य आसान नहीं है सर, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती है। जिम्मेदारियों के साथ ही आपको पढ़ाई के लिए समय निकालना पड़ता है। मुझे भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन परिवार वालों का सहयोग मिलता रहा, जिसके कारण से मैं इस सेवा में सफलता प्राप्त की हूँ। आमतौर पर महिलाओं को हमारे समाज में सपनों के पंख लगने नहीं दिया जाता है। यह कहा जाता है कि सिर्फ चुटकी भर सिंदूर और हाथ में चूड़ियाँ एक महिला के लिए यही तो है, इसके अलावा और क्या है? तो आप क्या समझती कि आज के आधुनिक दौर में जो महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है, तो उसमें हम कैसे सामंजस्य बिठाएं अपने पारंपरिक सोच विचार से और आधुनिकता की इस दौड़ में, या फिर जो महिला की जो उत्थान की बात हो रही है उसमें?
इसमें सबसे पहले जो महिला है उनको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा सर। उनको अपनी क्षमता जांचना होगा कि मुझ में ये क्षमता है, मैं यह कर सकती हूँ। ये विश्वास होना चाहिए, साथ ही साथ परिवार वाले का सहयोग होना चाहिए, समाज का सहयोग होना चाहिए। उसके मन में ये दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि अगर मैं यह करती हूँ तो मेरा समाज, मेरा परिवार, जो आसपास के लोग हैं उनके विचार बदलेंगे, उनकी सोच बदलेगी महिलाओं के प्रति। क्योंकि अभी महिला सशक्तिकरण का दौर चल रहा है और महिला को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और समाज में अपना योगदान देना ही पड़ेगा। आप ये बताइए कि आपने सिविल सेवा का जो तैयारी का लक्ष्य रखा था, तो कितने प्रयासों में सफलता मिली आपको? सर, मुझे प्रथम प्रयास में मैं मुख्य परीक्षा तक ही पहुंच पाई, साक्षात्कार में मेरा चयन नहीं हुआ। फिर दूसरे प्रयास में मेरा चयन हुआ और मैं बिहार वित्त सेवा में चयनित हूँ। बिहार वित्त सेवा में असिस्टेंट कमिश्नर पद पर जो आपका चयन हुआ, तो यह आपका वरीयता का कौन सा क्रमांक था? सर, ये मेरा वरीयता का दूसरा क्रमांक था। प्रथम में मैंने एसडीएम को भरा था और दूसरे में वित्त सेवा को वरीयता दी थी। और तीसरे में? तीसरे में बिहार पुलिस सेवा दी थी। ये बताइए कि आप एग्जाम देने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद आप सफलता के प्रति आश्वस्त थी, और जब आपको सफलता का समाचार मिला तो सुनकर कैसा लगा? परीक्षा देने के बाद, साक्षात्कार के बाद मैं पूरी तरह से आश्वस्त थी सर। मुझे यह विश्वास था कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है, मैं साक्षात्कार में अच्छी करके आई हूँ। और जब रिजल्ट का समय आया तो पूरा परिवार खुश था, मैं खुद भी खुश थी कि मेरी सफलता रंग लाई। अब आप थोड़ा सा परीक्षा के बारे में बताइए कि क्या मतलब कैसे बीपीएससी का परीक्षा किस प्रकार से होता है? बीपीएससी 3 चरणों में होता है। इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा होती है और साक्षात्कार की परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो बेसिक बुक हैं, जैसे लुसेंट हो गया, सामान्य ज्ञान विज्ञान हो गया, प्रतियोगिता दर्पण हो गया, करंट अफेयर्स की जो मासिक पत्रिकाएं हैं वो हो गया, उन सबको जोड़कर और धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट बुक आता है वो भी प्रयास की। प्रारंभिक परीक्षा में कौन कौन से विषय से सवाल पूछे जाते हैं? प्रारंभिक परीक्षा में विषय काफ़ी ब्रॉड रहता है। कुछ बिहार से भी क्वेश्चन रहते हैं, बिहार से हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विज्ञान, अर्थशास्त्र, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन भी रहते हैं। ये तो पीटी की बात हुआ, प्रिलिमिनरी टेस्ट का। मुख्य परीक्षा के बारे में बताइए, मुख्य परीक्षा में किस प्रकार के विषय रहते हैं? मुख्य परीक्षा के लिए 3 सब्जेक्ट रहता है, जिसमें से हिंदी अनिवार्य सब्जेक्ट रहता है, इसके बाद ऑप्शनल एक रहता है और सामान्य अध्ययन के 2 पार्ट रहते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। आपका मुख्य परीक्षा में ऐच्छिक विषय क्या था? मेरा मुख्य परीक्षा में ऐच्छिक विषय एंथ्रोपोलॉजी था। एंथ्रोपोलॉजी में किस प्रकार की पढ़ाई होती है? एंथ्रोपोलॉजी में बेसिक जो होता है, समाज में जो मानव से संबंधित जितने भी घटक है, जैसे सामाजिक, उसके जो क्षेत्र हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सब पहलुओं का अध्ययन किया जाता है इसमें। इंटरव्यू के बारे में बताइए कि इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे किया था? इंटरव्यू की तैयारी के दौरान मैंने मॉक इंटरव्यू दिया, ग्रुप डिस्कशन ज्वाइन की। ग्रुप डिस्कशन से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मॉक इंटरव्यू देने से ये फ़ायदा हुआ कि जो मेरे अंदर हेजिटेशन था वो ख़त्म हुआ। जो जानकारी मुझे नहीं थी, जिस विषय के बारे में उसकी जानकारी मुझे ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से ही पता चली। लोगों ने, पूरी टीम ने मुझे पूरा सपोर्ट किया और मैं साक्षात्कार के लिए चयन हो गई। इंटरव्यू की तैयारी आपने कहाँ से किया था? मैंने इंटरव्यू की तैयारी कैरियर कंचन कोचिंग संस्थान में की हूँ और उसकी टीम ने मुझे पूरा सपोर्ट किया है। ये बताइए कि इंटरव्यू में आपसे क्या क्या पूछा गया था, कौन कौन से प्रश्न थे इंटरव्यू में? अभी तो उतना याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता सकती हूँ। इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न मुझसे हुए हैं वो मेरे ही ये विषय से हुए हैं। एंथ्रोपोलॉजी से सबसे ज़्यादा से पूछा गया था, जैसे टोटम टैबू क्या है। उस समय 2018 में, उस समय अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक जनजाति थी, वो काफ़ी ये हाईलाइटेड थी।
तो उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया कि अंडमान की जनजाति कौन कौन सी है, वो क्यों अलग थलग पूरे क्षेत्र से रहती है, इसी से संबंधित क्वेश्चन हमसे पूछा गया। आपने सिविल सेवा बीपीएससी की जब तैयारी प्रारंभ किया जी। तो क्या आपका एकमात्र यही लक्ष्य था कि बीपीएससी की तैयारी करना है और इसी में हमें ऑफिसर बनना है, या कोई और भी लक्ष्य था? नहीं सर, मेरा ये बीपीएससी के साथ साथ मैं बिहार से एसएससी, सेंट्रल एसएससी की भी तैयारी करती थी, क्योंकि एक स्टूडेंट को कोई ना कोई एक विकल्प लेकर चलना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी की जो सेवा होती है उसको प्राप्त करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि इसके 3 चरण होते हैं, 3 चरण को पार करने में टाइम लगता है। इसीलिए विकल्प के रूप में बिहार एसएससी, सेंट्रल एसएससी को भी साथ लेकर मैं चलती थी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप साथ साथ में जो स्नातक स्तरीय बिहार एसएससी का आता है उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। जी सर। और दरोगा वगैरह का भी तैयारी कर जी सकते हैं। सर। ये बताइए कि सबसे जो अहम प्रश्न है कि आप सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने परिवार वाले, पति का सहयोग देना चाहूँगा, और सबसे ज़्यादा जो सहयोग रहा है वो कैरियर कंचन कोचिंग संस्थान का रहा है, जिसने मेरा सही मार्गदर्शन किया, जिसके कारण मैं आज अपने लक्ष्य तक पहुँच पाई हूँ। अच्छा, ये बताइए, अभी तमाम सारे ये प्रश्न उठता है कि हिंदी माध्यम में उतना अच्छा नंबर नहीं मिलता है, हिंदी माध्यम में बहुत सारे ऐसे बुक अवेलेबल नहीं हैं, तो हिंदी माध्यम के परीक्षार्थियों के लिए कुछ आप बताइए कि कैसे वो सटीक रणनीति बनाएं जिससे सफलता प्राप्त किया जा सके। हिंदी माध्यम से जो तैयारी करते, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हिंदी माध्यम से जो तैयारी करते वो सफलता नहीं पा सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे टॉपर्स भी रहे हैं जिसका माध्यम हिंदी ही रहा है। सबसे पहले कि आप अपने प्रश्न को, आप अपनी बातों को किस ढंग से अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिस बात में आप सहज ढंग से या सरल ढंग से किसी को अपनी बात कह सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हिंदी माध्यम बेटर माध्यम है। और इसमें स्टूडेंट को ये नहीं समझना चाहिए कि हम हिंदी माध्यम से हैं तो मेरा चयन होगा या नहीं होगा। अपने आप पर विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए। ये बताइए कि सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए कोचिंग संस्थानों की क्या भूमिका है? यानी कोई अगर सिविल सेवा की तैयारी करना चाहता है तो उसे कोचिंग में एडमिशन कराना जरूरी है, कोचिंग में जाके पढ़ना जरूरी है? कोचिंग की जो भूमिका है उसे नकारा नहीं जा सकता है सर, क्योंकि कोचिंग जो है हमारा सही मार्गदर्शन करते हैं। बुक में बहुत चीज़ें रहती हैं, लेकिन सबसे कोचिंग जो रहता है वो हमें यह बताता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। कि किसी भी सफलता को पाने के लिए, किसी भी सर्विस को पाने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट को यह जानकारी होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। जिस दिन विद्यार्थी ये समझ गया कि मुझे ये पढ़ना है, ये ज़रूरी है, तो उस दिन उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। और अभी देखिए यूट्यूब पर, इंटरनेट पर, सभी माध्यम पर अवेलेबल है सभी विषय के लिए, और इससे जो स्टूडेंट हैं वो हेल्प ले सकते हैं, अपनी सफलता को पा सकते हैं। यानी बिना कोचिंग के भी तैयारी किया जा सकता है? किया जा सकता है सर, लेकिन कोचिंग में जो माध्यम होता है, जो आपको सही मार्गदर्शन कोचिंग के माध्यम से ही मिलता है, तो मुझे यह नहीं लगता है कि कोई भी कोचिंग संस्थान का सहारा नहीं लेता हो। कोई ना कोई, किसी ना किसी, जैसे मैंने ही तैयारी की तो ठीक है, मैंने तैयारी की तो उसमें मेरी अपनी मेहनत थी, लेकिन मेहनत के साथ साथ मेरा जो सही दिशा निर्देश था वो कोचिंग के माध्यम से ही मिला है। परंतु ये बताइए कि जिस विद्यार्थी के पास कोचिंग का फी चुकाने के लिए पैसे नहीं होंगे तो वो कैसे अपनी तैयारी करेंगे? बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान भी हैं सर जो निःशुल्क शिक्षा देते हैं। मैं खुद भी ऐसे कोचिंग संस्थान से जुड़ी हुई हूँ। कैरियर कंचन कोचिंग जो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है, वहाँ की कोई फीस नहीं ली जाती है, सही मार्गदर्शन किया जाता है। उस कोचिंग का उद्देश्य ही है जो फीस अपना नहीं चुका पाते हैं जो स्टूडेंट, उसका सही मार्गदर्शन करना, उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाना। वो तो ठीक है, लेकिन आप जैसा कि जानती हैं कि हमारा देश जो है, राज्य जो बिहार है, गांव का देश है, गांव का राज्य है, तो कोचिंग अगर निःशुल्क कोचिंग भी है तो उसको ज्वाइन करने के लिए शहर जाना पड़ेगा। एक ग्रामीण जो दूर दराज के इलाकों में विद्यार्थी रहते हैं तो वो अपनी कैसे तैयारी कर सकते हैं? ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अभी
इंटरनेट अभी सभी जगह अवेलेबल, चाहे वो गांव में हो या कोई भी क्षेत्र में हो। तो अभी भी जो कैरियर कंचन कोचिंग संस्थान है वो यूट्यूब के माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रखी हुई है, और जो नहीं पहुंच पा रहे हैं शहरों में, वो वहां पर घर पर ही रहकर यूट्यूब के माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते। इसके अतिरिक्त सर वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन किया जा सकता है। जो बच्चे हैं अपने जो सीनियर हैं या जूनियर हैं, सभी एक ग्रुप का निर्माण कर सकते हैं, उसके माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। और ग्रुप डिस्कशन बहुत ही सफलता के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास जो ज्ञान रहता है वो दूसरे के पास नहीं रहता, जो दूसरे के पास है हो सकता है आपके पास हो। इससे क्या होता है कि जो ज्ञान का आदान प्रदान होता है तो ज्ञान बढ़ता है और सफलता मिलती है। परीक्षा में आपका बहुत सहयोग होता है उससे। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में मैगजीन और अखबारों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो आप बताइए कि इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए कम से कम 2 मैगजीन बताइए कि कौन, जो 2-3 मैगजीन के बारे में बताइए जो जिसका कि ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, और अखबार के बारे में भी बताइए। मैगजीन के लिए मैं बताना चाहूँगी कि सबसे जो उत्तम मैगजीन है, जो सबसे बेस्ट मैगजीन है, वो प्रतियोगिता दर्पण है। उसके बाद आप कुरुक्षेत्र पढ़ सकते हैं, योजना पढ़ सकते हैं, क्रॉनिकल पढ़ सकते हैं। और अखबार में हिंदुस्तान, कम से कम सभी विद्यार्थियों को एक अखबार पढ़ना चाहिए, चाहे आप दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण पढ़िए या हिंदुस्तान पढ़िए, किसी भी माध्यम से जुड़े रहिए, ताकि आपको देश विदेश की जो घटनाएं, जो घटनाक्रम है, वो आपको निरंतर मिलता रहे, जो आपकी परीक्षा में आपको काफी सहयोग देगा। किसी भी विद्यार्थी परीक्षार्थी के लिए परीक्षा में सफल होना उसके परिवार के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक परिवेश का कहाँ तक प्रभाव पड़ता है? उसके जो पढ़ाई के दौरान जो उसके आर्थिक अवस्था, वो उसका तो प्रभाव पड़ता है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन जिसके अंदर क्षमता है, मेहनत करने का जुनून है, अपने लक्ष्य पाने का जुनून है, वो इन सब से ऊपर उठकर अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। बीपीएससी, यूपीएससी और अन्य प्रतिष्ठित सेवाओं की तैयारी कर रहे आगामी परीक्षार्थियों के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं यही सुझाव देना चाहूँगी कि मेहनत करिए, धैर्य बनाए रखिए, सतत प्रयास करिए, अपनी असफलताओं से बिल्कुल निराश मत होइए, क्योंकि असफलता जो है सफलता की जननी होती है, वही आपकी सफलता के द्वार खोलेगी। इसलिए अपने मेहनत पर विश्वास रखिए, अपना धैर्य बनाए रखिए, सफलता एक दिन जरूर आपको मिलेगी, कामयाबी आपको जरूर एक दिन मिलेगी। रानी जी, चूंकि आपने अपने पारिवारिक दायित्वों को निभाते हुए, अपना घर परिवार देखते हुए आपने तैयारी किया, तो अपने तैयारी के दौरान समय प्रबंधन के बारे में बताएं कि किस प्रकार का समय प्रबंधन किया जिससे कि आप बेहतर ढंग से तैयारी कर पाएं। सबसे पहले मैं जो प्रतिदिन का अपना शेड्यूल तैयार की कि आखिर मुझे किस किस काम में कितना टाइम लगता है। अपने जो दैनिक कार्य है उसको निपटाने के लिए मैं प्रयास रहती थी कि जल्दी वो काम पूरा हो जाए, और कम से कम दिन भर में 10 घंटे निकालती थी, उससे 10 नहीं तो 8 घंटे निकालती थी, और सब्जेक्ट वाइज उसको बांटती थी कि इस घंटे में इस सब्जेक्ट को पढ़ना है और इस सब्जेक्ट के सिलेबस को पूरा करना है। एक विद्यार्थी को जिन्हें सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना है तो उन्हें कितना देर तक पढ़ना चाहिए? जो सिविल सेवा सर्विसेज की तैयारी करते हैं उन विद्यार्थियों को मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी क्षमता के अनुसार आप अपने टाइम को बांधिए। हो सकता है कि मुझे जो बातें 2 घंटे में समझ में आती होगी, किसी को 1 घंटे में समझ में आती है, तो अपनी जो क्षमता है कि हम कितना समय तक अपना प्रयास कर सकते हैं कि उस घंटे में मेरा पूरा सिलेबस कवर कर जाए, तो समय को बांटते हुए सभी चीज़ को अलग अलग बांटिए। जो सब्जेक्ट रहता है कि सामान्य अध्ययन के लिए मुझे इतना चाहिए, उसमें भी सामान्य अध्ययन जैसे पेपर 1 में 3 सब्जेक्ट रहते हैं, 3 पार्ट रहता है उसका। एक हिस्ट्री का पार्ट रहता है, एक करंट अफेयर्स का पार्ट रहता है, एक स्टैटिक्स का पार्ट रहता है। तो उस सबको ऐसे करके बांटिए जिसमें आप ज़्यादा कमज़ोर लगता है कि हाँ ये सिलेबस मेरा अभी भी पीछे है, तो उस विषय को के लिए जो है ना घंटे का स्तर जो है बढ़ा दीजिए। जो नए विद्यार्थी हैं, सिविल सेवा में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें कब से तैयारी प्रारंभ कर देना चाहिए? जो नए विद्यार्थी हैं उनको इंटर के बाद ही सिविल सर्विस सेवा की तैयारी में जुट जाना चाहिए, क्योंकि उसी समय अपना ऐसा सब्जेक्ट का चयन करिए जो बाद में आपके बीपीएससी सेवा से मैच खाता हो,
और ऐसा सब्जेक्ट लीजिए जो आप आसानी से समझ जाते हो, जिसका मटेरियल यानी पुस्तक हो गया, बुक हो गया, उसका जो हो गया, वो आसानी से जो उपलब्ध हो जाए, जो आसानी से आपको समझ में आए, जो आसानी से जो बातें समझ में आए, वही सब्जेक्ट का चयन करिए, ताकि भविष्य में आपको सिविल सर्विसेज में उसकी सहायता मिलेगी। अपने परिवार के बारे में बताइए, परिवार में कौन कौन से? मेरे ससुराल में मैं, मेरे पति, मेरे 3 देवर हैं, सास ससुर हैं, मेरा पूरा ज्वाइंट फैमिली है। और मायके में? और मायके में मेरे माता पिता, मेरे एक भाई है, मेरी 3 बहनें हैं, जिसमें से मेरे भाई रेलवे में जॉब करते हैं, पिता भी सरकारी सेवा में थे, वो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं। मेरी 2 बहनें हमसे ही प्रेरणा लेकर अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी में लगी हुई है। आप ये बताइए, क्योंकि आप एक महिला हैं, आपका कर्तव्य बनता है, और आपकी सफलता के बाद अपने समाज, राज्य, देश की बहुत सारी महिलाओं को प्रेरणा मिला होगा आपसे, और निश्चित तौर पर आप एक रोल मॉडल बनकर उभरी हैं। महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो कुछ इस प्रकार की सपने देखती हैं, जिन्हें कुछ करना है, उनके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन महिलाओं के बारे में यह संदेश देना चाहूँगी कि आत्मनिर्भर बनिए, सपने देखिए। सपने देखने के लिए सपने आप ही को देखना पड़ेगा, सपने साकार करने के लिए आप ही को पहला कदम उठाना पड़ेगा। पहला कदम उठाकर तो देखिए, आपको मंजिल आपको बुला रही है, मंजिल आपको पास बुलाती है कि आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। किसी भी सेवा में जाने के लिए आप में वो क्षमता है, अपनी क्षमता को पहचानिए कि मैं ये कर सकती हूँ। आप सभी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। ये मन में बनाए रखिए विश्वास पर ही दुनिया कायम है। ये बताइए कि आपके पसंदीदा व्यक्तित्व कौन है? भीमराव अंबेडकर जी हैं। अच्छा, उनसे क्या प्रेरणा मिलता है? वो हमेशा ही महिला जो वर्ग है, वो हमेशा कहते हैं कि आधी आबादी को शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि अगर महिला शिक्षित होगी तो उसका परिवार शिक्षित होगा, परिवार शिक्षित होगा तो समाज शिक्षित होगा, और अगर पूरा समाज शिक्षित होगा तो पूरा देश शिक्षित होगा, जिससे कि देश की तरक्की होगी। इसीलिए मैं भीमराव अंबेडकर को ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो ये बताइए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो विचारधारा थे, तो उन विचारधाराओं से अभी समाज को क्या लाभ मिल सकता है? बाबा साहब से बहुत ही प्रेरणा मिल सकती है। आज जो हमें अधिकार मिले हैं, चाहे वो मौलिक अधिकार, पूरा संविधान ही बाबा भीमराव अंबेडकर की देन है। और वो हमेशा एक पक्ष के बारे में कभी नहीं सोचते थे, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात कहते थे। आपके कैरेक्टर में जो सकारात्मक पक्ष हैं वो क्या है? क्या मजबूत वाले पक्ष क्या है? मेरा सकारात्मक पक्ष है कि शायद मैं असफल हो जाती हूँ किसी चीज़ के लिए, लेकिन मन में ये विश्वास रहता है कि मैं कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकती हूँ? अगर कोई मुझ में ये क्षमता है तो मैं करूँगी और ज़रूर करूँगी, ये मन में हमेशा विश्वास रहता है। कोई दुर्बल पक्ष है तो बताइए। मेरा दुर्बल पक्ष है कि मैं बहुत ही भावुक हो जाती हूँ। अगर सामने वाला कोई भी दुखी रहता है तो मुझे उसका दुख देखा नहीं जाता, और मुझे लगता है कि मैं जितना जल्दी हो सकूँ उसके दुख को दूर करने का प्रयास करूँ। आपकी हॉबी क्या है? खाली समय में क्या करना चाहती हैं? सर, मैं खाली समय में वही म्यूजिक वगैरह सुनना पसंद करती हूँ, क्योंकि खाना बनाते समय म्यूजिक लगा देती हूँ तो उससे माइंड भी शार्प हो जाता है, और जब जो भी काम रहता है वो जल्दी हो जाता है। तो आपका फेवरेट डिश क्या है? मेरी माँ की बनाई हुई खीर मुझे बहुत पसंद है और हमेशा याद आती है। जब भी जाती हूँ अपनी माँ से कहती हूँ कि खीर जरूर बनाओ। माँ से ही बनवा के खाएंगी, आप अपने से नहीं बनाएंगे? माँ के हाथ का अलग स्वाद रहता है, उसमें ममता भरी रहती है, इसलिए माँ को वही कहती हूँ कि बनाओ माँ, और साथ में माँ का हेल्प भी करती हूँ। अगर आपको घूमने का मौका मिले तो कहाँ घूमना पसंद करेंगे? मैं गैंगटॉक घूमना चाहती हूँ। बहुत दिन से ये है कि सिक्किम का वो बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, और वहाँ पर्यटक भी बहुत ज़्यादा जाते हैं, लेकिन मुझे अभी मौका नहीं मिल रहा है, और जब भी मौका मिलेगा मैं गैंगटॉक जरूर जाऊँगी। जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी के युवा हैं जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो आपसे बहुत कुछ अपेक्षा रखते हैं, तो आप उन्हें किस प्रकार का सहयोग कर सकती हैं? मैं हमेशा उनके सहयोग के लिए तत्पर रहूँगी। जब भी उन्हें किसी भी माध्यम से मुझसे सहयोग चाहे वो फोन के माध्यम से हो या किसी सब्जेक्ट के माध्यम से हो, जिस भी विषय में हो, वे झिझक हमसे संपर्क कर सकते हैं, और मैं जहाँ तक संभव होगा मैं उसका निदान करूँगी, उसका सहयोग करूँगी। अब आप सरकारी सेवा में
चयन हो गया है, जी सर। आप पदस्थापित भी हो चुकी हैं। तो ऐसे में जब आपके पास बिहार के राजस्व सेवा का इतना बड़ा महत्वपूर्ण पद है, इतने बड़े महत्वपूर्ण विभाग में काम कर रही हैं आप, तो आगामी समय में अपने कार्यकाल में आप जीएसटी में और राजस्व सेवा में किस प्रकार का आप बदलाव लाना चाहेंगे या किस प्रकार का कार्य करना चाहेंगे? मेरा प्रथम प्रयास रहेगा कि जो राजस्व की जो अभी कमी चल रही है, राजस्व जितना से अधिक हो संग्रह करके राज्य को देना होगा, और जो ट्रांसपेरेंसी है वो लाना होगा। सरकार के जो जितने भी विभाग है उस सब के बीच समन्वय स्थापित करूंगी, ताकि सहयोग मिले, राजस्व में सहयोग मिले, सबका साथ हो, ट्रांसपेरेंसी आए, ताकि तीव्र गति से बिहार का विकास हो और बिहार सभी राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण बन सके। चलिए रानी जी, तो बिहार के तीव्र गति से विकास की इसी कामना के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।